एक व्यक्ति जो होटल के अंदर बर्तन साफ कर रहा है और उसके दिमाग में चल रहा है कि इससे जो पैसे मिलेंगे उन्हें अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए भेज दूंगा। इस व्यक्ति का नाम है प्रदीप जो कि मेहनत मजदूरी किया करता, होटल के अंदर बर्तन साफ किया करता और ऑटो रिक्शा भी चला लिया करता है। उसकी माँ की तबीयत ख़राब है तो उसके इलाज में भी वो पैसे लगाया करता और उसकी पत्नी ऊंची पढ़ाई कर रही है तो उसके लिए भी वह पैसे भेजा करता। वह अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक सरकारी टीचर बना देता है और जैसे ही उसकी पत्नी सरकारी टीचर बनती है तो वह उसे धोखा देती है, किसी दूसरे के साथ प्रेम प्रसंगों में पड़ जाती है। एक दिन प्रदीप उसके स्कूल में जाता है तो वहाँ से जब वह वापस आता है तो उसकी पत्नी उससे लड़ाई करती है, कहती है कि तुम्हारे फटे पुराने कपड़े रहते हैं, तुम्हारे शरीर से बदबू आती है, मेरे साथ वाले टीचर मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं टीचर हूँ, तुम एक मज़दूर हो, तो अब हम दोनों को अलग होना चाहिए। तो वह दोनों अलग हो जाते हैं और इसके बाद प्रदीप कुछ ऐसा करता है कि जिसने भी सुना उसने ही प्रदीप को शाबाशी दी। आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। आज की ये घटना बिहार के पटना की है। बिहार के पटना में एक प्रदीप नाम का लड़का रहा करता था। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, अच्छी खासी ज़मीन जायदाद थी और अच्छी तरह से उनका काम चल रहा था और कोई भाई बहन उसका नहीं था। प्रतीक जो कि बीएससी की पढ़ाई कर लेता है, उसके बाद उसके पिता उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं। लड़की मिल जाती है पास ही के गांव में। लड़की का नाम होता है सीमा। सीमा भी जो बीएससी कर रही थी। अब दोनों के घर वाले उन दोनों की शादी की बात करते हैं तो लड़की के घर वालों को प्रतीक अच्छा लगता है और वो शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब दोनों घर वालों की रजामंदी से दोनों को बात करने के लिए एक कमरे में छोड़ दिया जाता है। प्रदीप सीमा से कहता है कि सीमा ये बताओ, तुम्हें मैं पसंद तो हूँ ना? तो सीमा कहती है हाँ मुझे तुम पसंद तो हो, लेकिन शादी से पहले मेरी एक शर्त है, अगर तुम पूरा कर दो तो प्रदीप कहता है कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तो वह कहती है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई को जारी रखूँ। प्रदीप जो इस बात को सुनकर बड़ा ही राज़ी हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तुम पढ़ लिख कर कुछ बड़ी पोस्ट पर जाओगी तो हमारे ही परिवार का नाम रोशन होगा। मैं तुम्हें बिल्कुल आगे की पढ़ाई करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा वादा करके दोनों की शादी हो जाती है। शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है, रीति रिवाज से होती है। उसके बाद जो सीमा है वो प्रदीप के घर में दुल्हन बनकर आती है। सभी हंसी खुशी एक घर के अंदर रहा करते, प्रदीप, सीमा, प्रदीप के पिता, प्रदीप की माता। अब इसी तरह से 6 महीने तक वो दोनों एक दूसरे से बड़ा ही प्यार करते हैं और उसी घर के अंदर रहते हैं। तभी दोस्तों 6 महीने बाद क्या होता है, जो प्रदीप की माँ है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और जब डॉक्टर साहब से चेकअप करवाया जाता है तो पता चलता है कि उन्हें किडनी की समस्या है, उनका डायलिसिस करना पड़ेगा। तो इसके बाद 6 महीने तक उसकी माँ का इलाज चलता है। इसी दौरान जो सीमा और प्रदीप है दोनों ने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था बीएड के लिए और दोनों का ही क्लियर हो जाता है। अब 6 महीने में उसकी माँ के इलाज में इतने पैसे लगते हैं कि जो भी जमा पूंजी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। अब उन लोगों की भूखे मरने पर नौबत आ चुकी थी। अब इसके बाद सीमा और प्रदीप दोनों का इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया था तो अब उन्हें पढ़ाई करनी थी और पढ़ाई के लिए चाहिए थे पैसे। तभी प्रदीप एक कठोर फैसला लेता है। वह कहता है अपनी पत्नी से कि मैंने तुमसे वादा किया है कि तुम्हें आगे ज़रूर पढ़ाऊंगा, तो तुम ऐसा करो, तुम पढ़ाई करो, मैं पैसे कमाऊंगा, तुम्हें भी दूंगा और साथ में माँ के इलाज में भी लगाऊंगा। अब इसके बाद जो प्रदीप होता है वो दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ का इलाज भी करवा रहा था और साथ ही साथ अपनी पत्नी की फीस भी भर रहा था। अब ऐसे धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है और 1 साल बाद उन्हें एक लड़की होती है। सीमा और प्रदीप को एक लड़की हो चुकी थी तो अब लड़की का भी ख्याल रखा करता जो प्रदीप था और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था और अपनी माँ का इलाज करा रहा था। इसी तरह से धीरे धीरे उसकी बीएड क्लियर हो जाती है सीमा की और बीएड क्लियर होने के बाद एक टीचर की वैकेंसी निकलती है बिहार के अंदर ही। उस वैकेंसी के लिए सीमा अप्लाई कर देती है और उसके बाद टेस्ट होता है और टेस्ट में वो क्लियर कर लेती है। अब वो टीचर बन चुकी थी और उसकी पोस्टिंग बिहार के वैशाली में आ चुकी थी। वहीं पर एक स्कूल था तो उसमें वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती और इसी तरह से दिन बीत रहे थे। प्रदीप के घर से जहां पर उसकी पत्नी की जॉब थी तो वो जगह थोड़ी दूर पड़ती थी, आने जाने में समस्या होती थी। तो जो सीमा है वो वहीं पर पास में स्कूल के पास में ही एक कमरा ले लेती है किराए पर और वहीं पर रहा करती है। जब छुट्टियां हुआ करती तो वो अपने घर जाया करती। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। तभी अचानक से एक दिन प्रदीप नोटिस करता है कि जो सीमा है जब भी घर आया करती है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करती, अपने फ़ोन में ही लगी रहती है और पूरी तरह से इग्नोर किया करती है प्रदीप को।
इसके बाद वह उससे बात करता है और कहता है कि आखिर क्या बात है, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो। तो सीमा भड़क उठती है और कहती है कि अब तुम मुझ पे शक भी करने लगे हो। मेरा स्कूल का काम है, मुझे करना पड़ता है और हर टीचर के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। ऐसा कहकर वो उसे टाल देती है। इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन प्रदीप सीमा के पास फ़ोन करता है। उसकी बेटी की तबीयत ख़राब थी तो वह फ़ोन करता है कि तुम ऐसा करो, छुट्टी लेकर आ जाओ, बेटी की तबीयत ख़राब है, इसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन सीमा फ़ोन नहीं उठाती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन सीमा प्रदीप का फ़ोन नहीं उठाती है। तभी जो प्रदीप होता है वो उसकी उस जगह पर जाता है जहाँ पर सीमा रहा करती थी। रात के 9 बज चुके थे। जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से एक लड़का दरवाज़ा खोलता है जिसका नाम होता है चंदर। चंदर जो कि सीमा के साथ ही उसी स्कूल के अंदर पढ़ाया करता था, टीचर था। अब उसे देख के पहले तो प्रदीप हैरान हो जाता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है तो सीमा उससे पूछती है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो प्रदीप कहता है मैंने सुबह से तुम्हें फ़ोन किए हैं और तुमने एक भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया। बेटी की तबीयत ख़राब है इसलिए मैं यहाँ पर आया था। उसके बाद प्रदीप पूछता है कि ये कौन है। सीमा बताती है कि ये मेरे स्कूल के टीचर हैं और हम लोग किसी रजिस्टर को पूरा कर रहे थे। प्रदीप कहता है इतनी रात में कौन सा रजिस्टर पूरा हो रहा है। तो सीमा कहती है कि मेरा स्कूल का काम है और वो करना ज़रूरी था। ऐसा कहकर वो प्रदीप को टाल देती है। अब इसके बाद प्रदीप समझ चुका था कि सीमा गैरचलन है, वो किसी दूसरे के साथ प्रेम प्रसंगों में चल चुकी है। लेकिन प्रदीप अपना घर उजाड़ना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि घर बसा रहे और बेटी को माँ का प्यार मिलता रहे। वो इस बात को दबा लेता है और ऐसे ही करते हुए एक दिन प्रदीप उसके स्कूल में पहुँच जाता है। वहाँ पर जाता है और जैसे ही वहाँ पर जो काम था उस काम को करने के बाद वापस अपने घर आता है तो पीछे से सीमा आती है तो उस पर लाल ताती गर्म हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे फटे पुराने कपड़े और तुम एक मजदूर हो और तुम्हारे शरीर से बदबू आती है। इस बात को देखकर मेरे साथ वाले टीचर मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि तुम इसके साथ रह कैसे लेती हो। तो प्रदीप कहता है कि तो फिर क्या किया जाए। तो वह कहती है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं एक टीचर हूँ और तुम एक मजदूर हो तो हम दोनों की नहीं बन पाएगी। बार बार पर मुझे तुम्हारी वजह से लज्जित होना पड़ेगा। इस बात को सुनकर जो प्रदीप है वो कह देता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। दोनों का तलाक का केस चलता है और तलाक के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जो लड़की है वह प्रदीप के पास रहती है क्योंकि सीमा उसे रखना भी नहीं चाहती। वो तो अकेली रहना चाहती है, पैसों के घमंड में है और अपनी नौकरी के घमंड में है। उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जो प्रदीप है उसके दिमाग में ये बात खटक जाती है कि मैंने इतनी मेहनत मजदूरी करके इसको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया और इसने मुझसे ऐसा बर्ताव किया। तो जो प्रदीप होता है वह अपनी गांव की एक ज़मीन जो रोड के किनारे थी उसको बेचता है। तकरीबन 18-20 लाख रुपए की वो बिकती है। तो उससे अपनी माँ का इलाज करवाता है और साथ में अपनी पढ़ाई को जारी करता है। अब वह अकेला रहकर पढ़ाई करने लगता है, अपनी बेटी को अपने साथ रखता है। एक उसके चाचा का लड़का था वो भी उसके साथ रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद मेहनत का फल उसे मिल भी जाता है। वो एक एग्जाम क्लियर करने की कोशिश कर रहा था जिससे एसडीएम बना जाता है और 2 बार में तो उसका क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन तीसरी बार में उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है और वह एसडीएम बन जाता है। एसडीएम बनने के बाद जहां पर उसकी पत्नी का स्कूल था जहां पे वो पढ़ाया करती थी उसी एरिया में उसकी ड्यूटी लग जाती है। वहां पर जो एसडीएम का ऑफिस था उसके अंदर उसकी ड्यूटी थी और वहां पर वो बैठा करता था। अब इसी तरह से एक दिन उसकी पत्नी के स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था तो उसकी पत्नी के स्कूल की प्रिंसिपल उसके पास आती है क्योंकि एसडीएम साहब का चारों तरफ नाम था कि पहले मजदूरी किया करते थे, उसके बाद मेहनत करके अपने इस पोस्ट को हासिल किया है और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो प्रिंसिपल साहब उनसे गुजारिश करती है, कहती है कि हमारे स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है और आपको ज़रूर आना है। तो जो प्रतीक है वो भी एग्री हो जाता है। उसे बच्चे बहुत पसंद थे। जब वो बच्चों के साथ रहता था तो अपने आप को आनंदित महसूस करता था। इसी वजह से वो हामी भर लेता है और अगले दिन वह प्रोग्राम था और प्रोग्राम में एसडीएम साहब आने थे। लेकिन उसकी पत्नी को नहीं पता था कि जो एसडीएम आने वाला है वो उसका ही पति है। उसकी पत्नी को तैयार किया जाता है। एसडीएम साहब के स्वागत के लिए गुलदस्ता लेकर और एक शॉल उड़ानी थी उसकी पत्नी सीमा को एसडीएम साहब को। अब इसके बाद एसडीएम साहब आते हैं, उनके साथ उनके बॉडीगार्ड थे और ड्राइवर था गाड़ी में। जैसे ही वो उतरते हैं उससे पहले बॉडीगार्ड उतरकर भीड़ को इधर उधर करते हैं और एसडीएम साहब चल के स्टेज तक आते हैं। उसकी पत्नी फ़ोन में कुछ कर रही थी तो वह उस पर ध्यान नहीं दे पाती। जैसे ही एसडीएम साहब स्टेज पर चढ़ते हैं तो उसकी पत्नी सामने से देखती है और एकदम से हैरान, परेशान और चुपचाप सी खड़ी रह जाती है। अब दोस्तों एसडीएम साहब स्टेज पर पहुंचते हैं, तभी माइक के अंदर आवाज़ लगती है कि एसडीएम साहब का स्वागत किया जाए। सीमा मैम जल्दी से आओ और एसडीएम साहब का स्वागत करो। तो सीमा मैम आती हैं, एसडीएम साहब को गुलदस्ता देती हैं और उसे शॉल उड़ाती हैं।
सॉल उड़ाने के बाद वो एसडीएम साहब की तरफ देखती हैं, लेकिन एसडीएम साहब उसे देखकर भी अनदेखा करके वहाँ से आगे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब पूरे फंक्शन में जितनी देर एसडीएम साहब वहाँ पर थे, सीमा उन्हीं की तरफ देखती रही। बाकी और उसे कोई भी ख्याल नहीं था कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। इसके बाद प्रोग्राम ख़त्म होता है और एसडीएम साहब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोबारा से व्यस्त हो जाते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह एसडीएम साहब के ऑफिस में सीमा पहुंचती है और वहां पर जैसे ही ऑफिस के अंदर एंट्री करती है तो वहां पे जो प्रदीप था वह ऑफिस को खाली करवा देता है। वो सोचता है कि ये 4 साल बाद मुझसे मिलने क्यों आई है। आती है, आने के बाद उसे बैठाता है। बैठाने के बाद पूछता है, हाँ जी कहिए क्या बात है। तो सीमा कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन प्रदीप कहता है कि ये गलती माफ़ करने लायक नहीं है और इस चीज़ को तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें माफ़ भी कर सकता हूँ। उसके बाद सीमा पूछती है कि हमारी बेटी कैसी है। तो प्रदीप बताता है कि अच्छी है, 5वीं क्लास में पढ़ती है और तुम उसे अब अपनी बेटी मत कहो, वो तो मेरी बेटी है, मैंने उसे पाला पोसा बड़ा किया है। क्योंकि 4 साल हो गए थे दोस्तों उनके तलाक को और 4 साल से प्रदीप ही उसकी बच्ची को पाल रहा था। पूरा ख्याल माँ का प्यार भी और बाप का प्यार भी प्रदीप ही अपनी बेटी को दे रहा था। तो सीमा को वह अपनी बेटी का फ़ोटो दिखाता है और उसे देखकर वो फिर से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तभी प्रदीप सीमा से कहता है कि अरे माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुम तो अपने प्रेमी के साथ खुश हो ना। तभी सीमा बताती है कि वो प्रेमी तो मुझे धोखा दे गया। तो प्रदीप कहते हैं कि आखिर क्या हुआ जो वो तुम्हें धोखा दे गया। तो सीमा पूरी घटना बताती है। वह बताती है कि उसने लोन पर कुछ ज़मीन ली थी तकरीबन 10-12 लाख की। तो उसके प्रेमी चंदर ने उसे अपने नाम कराकर ऊपर से ऊपर ही बेच दिया और एक भी पैसा सीमा को नहीं दिया। इसके बाद वह बताती है कि मैंने एसडीएम साहब के, तहसीलदार के और पुलिस के कई चक्कर काटे, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। इधर जो प्रदीप है वो कहता है कि चलो ठीक है, इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस यही उम्मीद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो प्रदीप कहता है सीमा से कि तुम कल आना, कल मैं तुम्हारी इस मामले में मदद कर दूंगा। तो सीमा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह एसडीएम साहब अपनी बेटी को तैयार करते हैं और अपने साथ ऑफिस ले आते हैं। ऑफिस लाने के बाद वह ऑफिस के अंदर ही थे, तभी उसकी तलाकशुदा पत्नी उस ऑफिस के अंदर आती है और जैसे ही वो अंदर आती है तो प्रदीप अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुम पूछती थी ना कि तुम्हारी माँ कैसी है, कहाँ है वो, तो ये रही तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है। इधर सीमा जैसी अपनी बेटी को देखती है सामने तो वह फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। इसके थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है और शांत होकर सामने चेयर पर बैठ जाती है। प्रदीप अपनी बेटी को पीएन के साथ बाहर भेजता है कुछ खाने पीने के लिए और दोनों आपस में बात करते हैं। प्रदीप अब उसकी मदद करता है, तहसीलदार को बुलाता है और तहसीलदार से कहता है कि ऐसा करो, इसके साथ 420 हुई है और इसकी ज़मीन को निकलवाओ। इधर पुलिस वालों को बुलाता है और उनसे कहता है कि चंदर नाम के लड़के पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। आदेश का पालन होता है और सीमा की जो ज़मीन धोखे से बेची गई थी वो भी उसके नाम आ जाती है और इधर जो चंदर है उसको भी जेल में कर दिया जाता है। अब इसके बाद सीमा बार बार प्रदीप के पास किसी न किसी काम को लेकर आती है और उससे माफ़ी मांगा करती है। प्रदीप जो कि अपने संकल्प पर दृढ़ था वह कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा ही करते करते दिन बीत रहे थे, लेकिन जो प्रदीप की बेटी थी आद्या, वो अपने पापा से कहती है कि पापा मम्मी कब आएगी घर। तो इस बात को रोज़ रोज़ सुनकर जो प्रदीप है उसका दिल भी पिघल जाता है। उसके बाद एक दिन सीमा फिर से उसके ऑफिस में आती है और उससे माफ़ी मांगती है। तभी प्रदीप कहता है कि चलो ठीक है, माफ़ तो मैं तुम्हें कर दूंगा, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो तुमने मेरे साथ किया है वो बहुत बुरी बात है। तो सीमा कहती है कि हाँ, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुमने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया और मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। इसके बाद प्रदीप उसे माफ़ कर देता है और माफ़ करने के बाद उसे दोबारा से मंदिर में ले जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वो लोग घर जाते हैं और घर जाकर प्रदीप की माँ जो कि खाट में बीमार पड़ी हुई थी वह उसको देखती है और देखने के बाद खुश हो जाती है, क्योंकि अक्सर जब वो प्रदीप से कहा करती थी कि बेटा शादी कर ले, अब तो तू एसडीएम बन गया है, तो वह मना कर दिया करता, कहता कि माँ शादी से मेरा विश्वास उठ गया है और मैं ज़िंदगी में कभी भी शादी नहीं करूँगा। अब प्रदीप की माँ देखती है कि उसकी पुरानी बहू वापस आ चुकी है तो वह सोचती है कि चलो ठीक है, बेटे का घर तो बसा, बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा तो हो गया, अब कम से कम थोड़ी बहुत सेवा तो हो ही जाएगी। इस बात को सोचकर उसकी माँ बड़ी ही खुश होती है और उसकी बेटी, जिसने अब तक अपनी माँ को देखा नहीं था क्योंकि जब वो छोटी सी ही थी जब उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था,
तो तब तक वह समझती नहीं थी। अब उसने अपनी माँ को देखा है, उसे अपनी माँ का प्यार मिल जाएगा। अब इसके बाद सीमा उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करती है। उसका पूरा परिवार दोबारा से बस गया और जो गलती उसने की थी उसकी सज़ा भी उसे मिल चुकी है। जो लड़का था जिसके साथ वो प्रेम प्रसंगों में थी, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है और धोखाधड़ी के मामले में जेल में डाल दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी, क्या कहना चाहते हो आप सीमा के बारे में, क्या कहना चाहते हो आप प्रदीप के बारे में, जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल समाज की वे घटनाएं हैं जिनमें कुछ गलतियां होने की वजह से ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, ताकि आप लोग इनसे कुछ ना कुछ सीख ले सको और अपनी ज़िंदगी में उन गलतियों को ना दोहराओ, अपने आप को बेहतर बनाओ और समाज के अंदर अपना वर्चस्व बनाए रखें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।